नमस्कार। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है। रोजगार की तलाश में या कृषि से जुड़ी परेशानियों के चलते पलायन बढ़ रहा है, लेकिन ऐसी भी देखा गया है कि पर्यटन की संभावनाओं वाले क्षेत्र में पलायन कम है। पलायन इतनी बड़ी समस्या के रूप में दिखाई नहीं देता। साथ ही इन्हीं हालात में हमने रिवर्स माइग्रेशन भी देखा है। तो जो लोग वापस लौट कर आए हैं, जिन्होंने कभी पलायन किया था, उनसे हमें किस तरह के सबक मिलते हैं, पलायन के व्यवहारिक पक्ष क्या हैं, वो क्या बातें हैं जिनकी वजह से पलायन हो रहा है और रोका जा सकता है, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ डॉक्टर किरण त्रिपाठी मौजूद हैं। डॉक्टर किरण जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ सेंट्रल हिमालयाज में सचिव हैं और आपने पलायन को लेकर काफ़ी काम किया है, काफ़ी फील्ड नोट्स हैं आपके पास, गाँव में गई हैं। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चमोली के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश भट्ट। तो आपने भी पलायन को लेकर काफ़ी फील्ड वर्क किया है, लोगों से मिले हैं, किताब भी लिखी है। तो आप दोनों से आज पलायन को लेकर बातचीत होगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर किरण, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। पलायन को लेकर आप खुद भी आप पहाड़ में रही हैं और किस तरह की स्थिति देखती हैं, आपकी क्या वजहें बनती हैं कि जब एक गांव से एक व्यक्ति पलायन के बारे में सोचता है, तो क्या है पलायन की मूल वजह आपकी नज़र में? मैम, जैसे कि आज हम सभी लोगों को पता ही है कि पहाड़ जो हैं उन क्षेत्रों में कोई इस प्रकार की वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के साधन नहीं हैं, केवल एग्रीकल्चर और एनिमल प्रोडक्ट के अलावा। तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास रोजगार के साधन न होने के कारण जो युवा वर्ग है वो आर्थिक आजीविका के लिए माइग्रेट कर रहा है। साथ में वहाँ पे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इसके अलावा जो दैनिक यूज की जो चीज़ें होती हैं उनकी उपलब्धता, तो इन चीज़ों को देखते हुए एक तरफ से कह सकते हैं कि पलायन अपरिहार्य है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर राजेश, आपने भी, आप चूँकि खुद चमोली में हैं और आप भी ऐसे गांवों तक गए और पलायन की स्थिति को समझने के लिए, आपकी समझ में क्या है पलायन की बड़ी वजह, और जिन क्षेत्रों में पलायन नहीं हुआ है उन क्षेत्रों से और पलायन प्रभावित क्षेत्रों में क्या अंतर देखते हैं आप? मैडम, ये अभी मैं जो है वर्तमान समय में चमोली में हूँ और इससे पहले मैं जो है यहाँ पे जो मिडिल हिमालय में जो हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट आता है, इसमें मैंने काम किया है। तो दोनों के डिफरेंस को मैंने समझा है और जो मैंने देखा है कि सबसे पहले तो पलायन हो क्यों रहा है और ये सही है गलत है, इन चीज़ों पे भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जो आम बातें होती हैं वो अलग होती हैं, जो एक्चुअल होता है वो अलग होता है। तो इसमें क्या है कि जो अपर हिमालय में जो हमारी जो चमोली डिस्ट्रिक्ट हो गया या इसको पिथौरागढ़ हो गया या उत्तरकाशी हो गया, ये अपर हिमालय में हमारे पास आते हैं। तो इनकी इतना, इसका जो अधिकांश भूभाग है ये अब ये इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको अपर हिमालय में लेते हैं। और अपर हिमालय में मैंने जो देखा है कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स जो है बहुत अच्छा है, पर इसमें क्या है कि इसका उपयोग हम जो है नहीं कर पाए हैं। और जबकि मिडिल हिमालय में नेचुरल जो रिसोर्स है ये कम है। और फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि जैसे अपर हिमालय में अगर हम चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर टूरिज्म की बहुत संभावना है, और इसी को अगर हम मिडिल हिमालय में लें तो यहाँ मिडिल हिमालय में जो है नेचुरल रिसोर्स कम होने के, नेचुरल ब्यूटी थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पर्यटन की संभावनाएं कम है। दूसरे फील्ड में अगर हम देखें, एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर देखें तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी जो है अपर हिमालय में बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो जनरली पहले हम क्या कहते थे कि भारत को मानसून का जुआ कहते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब जो है सारी चीज़ें जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से होने लग गई हैं, लोग इस चीज़ को समझने लग गए हैं। तो इस पे जो है अगर हम एग्रीकल्चर के उसमें देखें, एग्रीकल्चर में थोड़ा सा अभी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और पर्यटन में भी जो है, पर्यटन को तो जो है अभी जितने काम हमारे पास जो उत्तराखंड में हो रहे हैं, ये कुछ सरकारें जो है काफ़ी मेहनत इसमें कर रही हैं, परंतु ये सरकारें अभी मेन जो इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर नहीं जा पाई है। ये कुछ चीज़ें स्वाभाविक भी अभी हो रही हैं, और इस पर जो है पर्यटन अपना जो हमारा प्रदेश है इसमें बहुत अच्छा जो है अभी हम काम कर रहे हैं। जी
जी किरण जी, जैसे आप गांव में गई, जब आप लोगों से मिले, आपने पलायन को लेकर जब बातचीत की, तो उनसे बातचीत में क्या कुछ निकल कर आया? क्या मुख्य वजह बन रही है? रोजगार को हम एक मानते हैं कि रोजगार एक बड़ी वजह है, रोजगार और खेती, क्योंकि पहाड़ों में जंगली जानवरों का भी एक खतरा होता है, फसल को नुकसान पहुंचता है, और मौसमी जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि वर्षा आधारित खेती है पहाड़ों में ज़्यादातर। तो वजह क्या ज़्यादा समझ में आई जब आपने लोगों से बात की? तो उन्होंने क्या कहा आपसे? जैसे कि लोगों से मेरी जो बात हुई है उसमें मुझे यही लगा कि अधिकतर जो वहाँ की जनसंख्या है वो जो समीपवर्ती मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे देहरादून का हो या हरिद्वार, ऋषिकेश, या जो वहाँ के यात्रा रूट के छोटे छोटे नगर हैं या जिला मुख्यालय है, उन क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो अधिकतर माइग्रेट कर चुकी है। तो इस कारण से गांव में लोग बहुत कम बच गए हैं, जिस कारण से जो अवशिष्ट जनसंख्या है उसके सामने प्रॉब्लम ये आ गई है कि अधिकतर खेत हैं जो वो सारे बंजर हो चुके हैं। तो उसके कारण जो लोग बचे हैं वो जितना प्रोडक्शन के लिए अपना क्रॉप वो कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो जंगली जानवर हैं वो सारे गांवों तक पहुँच चुके हैं, और इसके कारण लोगों को वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि मैंने अभी बीच में एक प्रोग्राम देखा था, उसमें दिखा रहे थे कि 4 साल के अंतर्गत वहाँ पे कोई पौड़ी का गांव है, वहाँ पे 5 दर्जन से अधिक बार वहाँ पे गुलदार ने अटैक किया है वहाँ पे लोगों से। तो लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है। फिर यही चीज़ मैं कई बार देख चुकी हूँ कि लोग अपना सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं, जहाँ बात आती है बाद में उसको लेने की फसलों को, तब तक वहाँ पे कभी बंदर चले जाते हैं, कभी सुअर हैं, वो क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं खेती को। पर इसके संबंध में मैं यदि सुझाव की बात करना चाहें तो बता सकती हूँ कि हम जैसे कि हिमाचल है जो उत्तरांचल से लगा हुआ एरिया है, इसमें अधिकतर वहाँ की जो सरकार है वो हॉर्टिकल्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। हाँ, यदि उसकी तर्ज पे हुआ है यहाँ पे भी, वैसे जो यमुना कैचमेंट है या आपका कह सकते हैं भागीरथी कैचमेंट है और ये टॉन्स कैचमेंट है, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों ने भी हिमाचल की तर्ज पे क्या कहते हैं, जो कॉमर्शियल क्रॉप है या कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर है, उसको अपनी आर्थिक आजीविका का आधार बनाया है। तो इस वजह से इन जगहों पे तो बिल्कुल नगण्य है माइग्रेशन। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है, कह सकते हैं चमोली, पौड़ी या टिहरी वाला जो पोर्शन है, इनमें भी जो क्षेत्र तो हमारे यात्रा रूट पे हैं, या कह सकते हैं कि जो 4 धाम हैं उनके लिए जो सीमांत गांव यानी विश्राम स्थल के रूप में वो डेवलप हो चुके हैं, उन जगह पे माइग्रेशन नहीं है। लेकिन माइग्रेशन जो मिडिल वैली है, चाहे वो अलकनंदा हो, नयार हो, मंदाकिनी हो या रामगंगा हो, इस पोर्शन में ज़्यादा पलायन हुआ। यहाँ तक कि कई गांव बिल्कुल खाली हो चुके हैं, कुछ खाली होने के कगार पे हैं। अभी मैं देख रही थी बीच में कि 2011 की जो रिपोर्ट है पलायन आयोग की, तो उसमें बताया गया कि 1000 से ऊपर जो गाँव हैं बिल्कुल खाली हो चुके हैं। 400 गाँव ऐसे हैं जहाँ पे केवल 10 लोग से कम जनसंख्या बची हुई है। जी, तो जो बचे कुचे लोग रह गए हैं गांव में, उनके लिए फिर वही परिस्थितियां और विकट हो गई हैं, क्योंकि पहले ज्यादा लोग थे तो खेती की भी सुरक्षा है। कहते हैं कि अगर जंगली जानवरों आते भी थे फसल पर तो वो सबकी फसल को थोड़ा नुकसान होता था। फिर ये भी था कि पूरे लोग वहाँ पे रहते थे, तो इस वजह से जानवर जो हैं वो हमेशा जंगलों में ही ज्यादा रहते थे। अब उनको जंगलों के किनारे वाले खेत थे उनको नुकसान होता था, लेकिन जो नजदीक के थे उनमें उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आज क्या है, जब वहाँ कोई उनको खाना नहीं मिल रहा तो स्वाभाविक है वो जो खेत हैं, जो भी खेती हो रही है वहाँ पर उस तरफ को आएंगे। और डॉक्टर राजेश, जिस तरह से अभी किरण जी भी बता रही हैं कि किस तरह से फ़र्क है उन जगहों पर जो पर्यटन की संभावनाओं से जुड़े क्षेत्र है, चाहे वो 4 धाम यात्रा मार्ग के से जुड़े गांव हो या पर्यटन अन्य तरह जो एडवेंचर टूरिज्म है और इस तरह के पर्यटन से जुड़े गांव हैं, वहाँ पलायन की स्थिति नहीं है। तो अगर हम बात करें कि उच्च हिमालयी क्षेत्र और मध्य हिमालयी क्षेत्र में जो पलायन का फ़र्क है, अभी आपने भी बताया, और वहाँ क्या कुछ किया जा सकता है ऐसे क्षेत्रों में जो पर्यटन से नहीं जुड़े हैं या जहाँ पर आजीविका के साधन उतने मजबूत नहीं हैं, तो किस तरह से उन्हें मजबूत किया जाए? मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने अनुभव किया है कि जो पलायन
का जो मेन कारण है, जनरली पहले हम ये कहते थे कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण पलायन हो रहा है, परंतु अभी हमने जो अध्ययन में देखा कि मूलभूत सुविधाएं तो सरकार ने दे दी हैं, तो फिर भी पलायन क्यों हो रहा है। तो फिर उसमें जो मैंने उसको समझने की कोशिश की, जो अध्ययन में देखा कि उसमें क्या है कि जो मेन जो प्रॉब्लम जो उभर के आ रही है, एक तो जो भी कोई व्यक्ति है जो डेवलपमेंट है वो अधिक अपना विकास करना चाह रहा है एक, और दूसरा वो रोजगार के लिए जो है वो पलायन कर रहा है। फिर मैं अपर हिमालय और मिडिल हिमालय की बात करूं तो अपर हिमालय में जो पलायन है, अगर वो 30% अगर वो पलायन हो रहा है तो उसके मैंने अच्छे रिजल्ट देखे हैं। और उसके अच्छे रिजल्ट का मतलब जो जैसे कि अच्छे रिजल्ट मैं इसलिए कहूँगा कि 30% में क्या है कि एक परिवार के कुछ लोग बाहर चले गए और बाकी लोग वहाँ पर हैं, और वहाँ पर एग्रीकल्चर, क्योंकि लोकल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स वहाँ पर अच्छा है, तो वो लोग वहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, और जॉब के लिए जो लोग बाहर गए हुए हैं वो घर जो कुछ कमियाँ हैं वो उनकी पूरी कर ले रहे हैं। तो मतलब वो पूरे परिवार ने पलायन नहीं किया। हाँ, तो 30% तो मैंने देखा कि अच्छा है, और उसमें एग्जाम्पल भी मेरे पास 2-3 विलेज हैं, तो 2-3 से बहुत सारे विलेज हैं, पर जो मैंने जाके अभी देखा, अभी की बात करूं तो इसमें पोखरी में हो गया, चाहे पोखरी में जो जैसे देवस्थान है, या फॉर एग्जांपल के लिए माणाई में देख ले, क्योंकि माणा का जो है वहाँ पर बद्रीनाथ धाम नज़दीक होने के कारण वहाँ पर लोग अपना गुजारा कर ले रहे हैं, और वहीं पे पांडुकेश्वर है, तो ये विलेज अच्छे डेवलप है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम मिडिल हिमालय में देखें, श्रीनगर के अगल बगल के जो गांव हैं उसमें क्या है, नेचुरल रिसोर्स नहीं है, और ना ही वहाँ पे कोई पर्यटन का कोई इस प्रकार का कोई एक्टिविटीज वहाँ पर हो रही है, और एग्रीकल्चर भी वहाँ पर नील है। नील इसलिए कहूँगा मैं, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल के लिए आप देखें कि जो है इस समय अगर गेहूं की फसल के लिए देखें, तो मैं अभी पोखरी में देख रहा था, पोखरी में, और फिर मैं यहाँ पे भी श्रीनगर में भी आया, तो मैं दोनों जगह की फसलों को देख रहा था कि दोनों जगह की फसलें सूखने लग गई थी, और अभी देखा तो पोखरी की फसल बहुत अच्छी हो गई। अच्छा। हाँ, वो वहाँ पर गेहूं फिर बारिश होने लग गई, और वो मौसम की अनिश्चितता है उसका असर पड़ता मतलब वो ग्रोथ कर गया। और वहाँ पर मिडिल हिमालय में देखा कि वो ये जो है सूख जा रहा है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी मिडिल हिमालय में नहीं है, और ये टूरिज्म भी नहीं। तो मैंने देखा कि अगर अपर हिमालय को थोड़ा सा कुछ सुविधाएं दी जाएं तो वहाँ पे पलायन आसानी से रोका जा सकता है, जबकि फोकस मिडिल हिमालय में करने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, नेचुरल रिसोर्स वहाँ पर नहीं है। जी। और जैसे कि अभी डॉक्टर राजेश कह रहे हैं, पलायन की जो वजह की रोजगार सबसे बड़ी वजह के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन क्या आप ऐसा भी देखती हैं कि शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, या जो ये जलवायु परिवर्तन के चलते जो कभी बारिश तेज, कभी उसका असर जो सीधा खेती पर पड़ जाता है, ये भी वजह हैं, जंगली जानवरों के हमले, क्या ये भी वजह बन रही हैं पलायन की? मैम, यदि इस चीज़ के संबंध में मैं बात करूं तो जैसे आप कह रहे हैं मूलभूत आवश्यकता, इनमें मैं थोड़ा सा कुछ उदाहरण दे दूं उसमें। तो इसमें टिहरी डिस्ट्रिक्ट में रानी पोखरी है, उसके ऊपर एक गांव था बखरोटी, वहाँ पे ये नारायणी पोखरी से 8-10 किलोमीटर दूर है। तो वो क्षेत्र कभी अपने आप में बहुत ही उपजाऊ या बहुत सुंदर गाँव था, और उस समय का सबसे आदर्श गांव भी माना जाता था। लेकिन आज वहाँ पे क्या हो गया है कि क्योंकि 5वीं क्लास के बाद बच्चों को पढ़ने के लिए रानी पोखरी आना पड़ता था 8-10 किलोमीटर दूर। तो इस चीज़ को देखते हुए, या स्वास्थ्य के लिए, तो लोगों ने उन परेशानियों को देखते हुए आज सुनने में आया है कि वो उस गांव में एक भी लोग नहीं है, सारे पूरा खाली हो चुका है, सारे लोग डांडी के बगल में कोई जगह है वहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसी ही स्थिति मूल आवश्यकता की बात करते हैं तो माइकोटी रुद्रप्रयाग में एक बहुत बड़ा गाँव है, कभी 150-200 परिवार वहाँ पे, 150-200 से अधिक परिवार वहाँ पे रहते थे, और वहाँ पे प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी है, क्योंकि वो टॉप वाले पोर्शन में है, और टॉप वाले पोर्शन में होने के कारण उस जगह में हमेशा नमी बनी रहती थी। तो जैसे और जगह की जो खेती थी उस पर प्रभाव पड़ता था जब बारिश ना आती उसका, लेकिन वहाँ की खेती पे प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे नमी रहती थी वातावरण में। तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन था वहाँ पे। शिक्षा का भी बहुत अच्छा स्तर था, क्योंकि वहाँ पे कन्या स्कूल हो गया, जूनियर हाई स्कूल हो गया, उसके अलावा इंग्लिश स्कूल और संस्कृत महाविद्यालय, इंटर कॉलेज, बहुत बढ़िया, मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से वेल सेटल था वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे थी प्रॉब्लम सबसे बड़ी कि ग्रीष्म ऋतु में वहाँ पे पानी बिल्कुल कम हो जाता था। यहाँ तक मुझे ध्यान है कि बचपन में हम जब वहाँ पे देखते थे तो लोग रात भर, कोई हौज होता था, उस हौज को पूरा पानी से भरा जाता था, जो वहाँ पे वो आता था पाइपलाइन उससे, और सुबह 2-2 बाल्टी के हिसाब से लोगों को पानी वितरित किया जाता था। आज फिर लोगों को उसी पानी से ही अपनी दिनचर्या चलानी पड़ती थी।
बीच में सरकार ने वहाँ पे जल संरक्षण से रिलेटेड एक योजना भी चलाई, जिसमें कि जो छतें होती थी उसके ऊपर वो क्या करते थे, एक नाली टाइप की बना करके और बड़े बड़े टैंक लोगों को दिए वर्षा जल संचय को लेकर। तो जल संचय होता था। तो फिर भी वहाँ पे पॉपुलेशन सन 2000 तक या 2004-5 तक ऐसा अच्छा लोग वहीं पे बने हुए थे। लेकिन धीरे धीरे लोग नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए जो बाहर आए, उन्होंने वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए उन्हीं जगह पे वो जहाँ मतलब वो गाँव जहाँ हालात अच्छे थे, हाँ, खेती अच्छी सब थी, कुछ शिक्षा अच्छा था, अच्छी थी, सड़क अच्छी थी, लेकिन कुछ पानी की समस्या थी। तो आज वहाँ पे कुल मिलाकर के पूरे गांव में 15 से 20 बुजुर्ग लोग बचे हुए हैं जी। और उसकी वजह से वहाँ पे बच्चे भी स्कूलों में नहीं हैं, तो सारी स्कूलों का वो भी पूरा बंद हो चुका है। वहाँ के जो टीचर हैं उनको कहीं दूसरी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया गया है। एक तो ये है। एक पोखरी में किमोठा गांव है जहाँ पे कभी 165 परिवार रहा करते थे, और उसका भी मैं देख रही थी, एक किसी ने वीडियो बनाया था, तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि 165 परिवारों का गांव था। अपने टाइम का संस्कृत ग्राम के नाम से वो जाना जाता था। और वहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छी अच्छी जगह पे सेटल्ड हैं, कोई साइंटिस्ट से लेकर के आपकी सारी सेवा क्षेत्रों में है। लेकिन आज वहाँ पे केवल 15 परिवार शेष रह गए हैं। वो ये है कि अधिक फैसिलिटी की सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं चाहिए, जी, उसकी वजह से निकल चुके हैं। फिर पौड़ी और इधर का जो एरिया है वहाँ पे मेन जो कारण माना जा सकता है, उसका कारण ये है कि उस एरिया में क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो पूरा असिंचित कह सकते हैं या बिना पानी वाली कह सकते हैं। हाँ। और इस वजह से वहाँ पे जो प्रोडक्शन था, जो वहाँ पे पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन की के हिसाब से वो पूरा नहीं बैठ पा रहा था, या कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो इस कारण से लोग रोजगार के लिए बाहर निकले। जो बाहर निकले तो फिर वो दोबारा वापस नहीं गए हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम में तो है मैडम। तो इस वजह से अपरिहार्य है। मतलब पलायन ऐसा भी है कि जो एक बार गांव छोड़ता है तो वो वापस नहीं आता, ऐसा नहीं कि वो अपने गांव से जुड़ा हुआ है। ये वाली स्थितियां हैं। और तो डॉक्टर राजेश, अगर हम बात करें, इस समय पर्यटन के साथ साथ स्वरोजगार को लेकर भी सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। तो पलायन रोकने की अगर हम बात करें तो स्वरोजगार को आप कितना बड़े एक साधन के तौर पर देखते हैं जिससे युवाओं को रोका जा सकता है पहाड़ में? इसमें ऐसा है मैडम कि क्योंकि अभी हमारे पास उत्तराखंड में जो पर्यटन प्रदेश के नाम से हमारे प्रदेश की पहचान हो रही है, और यहाँ पर उत्तराखंड बनने के बाद अगर हम डाटा देखें तो अगर एक महीने का मैं डाटा की बात करूं, केवल जून माह में ही अगर जो है 5 साल के गैप में डबल टूरिस्ट आ गया। मतलब इतनी तीव्र गति से यहाँ पर जो है जन सैलाव, जो पर्यटकों का सैलाव है वो आ रहा है। तो अब बात आती है कि इस जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, इसमें बेरोजगार युवकों को कैसे जोड़ा जाए। देखो, इसमें क्योंकि सरकार लगातार इसमें प्रयत्न कर रही है, बहुत सारा प्रचार प्रसार कर रही है, परंतु जो मैं इसमें समझता हूँ कि क्योंकि पर्यटन प्रदेश तो हम कह रहे हैं, तो इसमें सीधे सीधे 2 बातें हैं। एक तो जो टूरिस्ट प्लेस है और एक जो ट्रांजिट प्लेस है। ट्रांजिट प्लेस का मतलब जो जिस रास्ते से होकर टूरिस्ट जाता है तो या तो उन लोगों को फायदा होगा या तो जो प्लेस है उसको फायदा होगा। जो अदर प्लेस है उनको कोई इससे फायदा नहीं होगा। पहले हम इसी के मैनेजमेंट की बात करेंगे और इसी में युवाओं को रोजगार देने की रोजगार की बात करेंगे। तो इसमें मैंने देखा है कि जो हमारे पास जो ये ट्रांजिट प्लेस है, पहले तो जैसे ये अगर हम इधर से ले लें, हरिद्वार हो गया, हरिद्वार जो जहाँ पर टूरिस्ट जो है, जो जन सैलाव है पर्यटकों का, जो जहाँ पर नाइट स्टे करता है, क्योंकि हम आर्थिकी से नाइट स्टे में ही जो है ज़्यादा इनकम हमें होती है। प्लेस में तो जो है जनरली, हालांकि लोकल लोगों को उसमें फ़ायदा होता है। पहले हम उस प्लेस की बात करें जहाँ पर कि टूरिस्ट रात को रुकता है। तो रात को रुकता है, तो जिन प्लेसों पर रात को रुकता है तो उन प्लेसों में जो है ये जो हमारे पहले पास जो 4 धाम थे हमारे पास, तो 4 धाम में हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो धार्मिक भावना से जो टूरिस्ट आता था उसको सुविधाओं से उतना मतलब नहीं रहता था। उसने जाना है और अपनी जिस भी धाम में वो जाना चाहता है वो वहाँ पर जाएगा और वो वापस चला जाता है। परंतु अब जो है पर्यटकों की नज़र उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी पड़ गई है, जिससे कि जन सैलाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा आने लग गया है। और है भी यहाँ पे सुंदर तो है ही उत्तराखंड, इसमें कोई बोलने वाला हाँ। तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास जहाँ पर टूरिस्ट रात को रुकता है, अभी थोड़ा सा मैं
ये कहना चाहूँगा कि उन प्लेस पे सबसे पहले हमें स्टेप वाइज हमें इसमें मैनेजमेंट की बात करनी पड़ेगी, कैसे हम इन प्लेसों को मैनेज करें, क्योंकि अब वो पहले जैसी बात नहीं रह गई कि हम टूरिस्ट को जो सुविधाएं देते थे उसमें उसका काम चल जाता था। अब जब हमारे पास सैलाब बेहतर करनी पड़ेंगी और जो हमारे पास ये प्लेस हैं ट्रांजिट प्लेस, सबसे पहले हमें उनके मैनेजमेंट की बात करनी पड़ेगी कि कई बार क्या होता है कि टूरिस्ट के साथ जो व्यापारी है वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे उसको रोका जाए, कैसे उसको जो है, क्योंकि भाई आप जब सुविधाएं देंगे तभी तो कुछ खर्चा करेगा। तो जो पर्यटन के लिहाज से एक जागरूकता है वो भी लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। इनको थोड़ा सा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। जैसे कुछ ढाबे जो है, ढाबों में लोग पसंद करते हैं कि यहाँ पे लोकल जो है कुछ खाने को मिल जाता है, थोड़ा सा उसका जो हम अच्छा सा अगर उसको हम बना दें और वहाँ पे थोड़ा सा उन लोगों को अगर हम ट्रेनिंग दें, जो ट्रांजिट प्लेस है, जिन यात्रा मार्ग से जिन रास्तों से होकर टूरिस्ट गुजरते हैं, उन जगहों को भी बेहतर बनाने की जरूरत है। हाँ, जो ये ढाबे होते हैं लोग बड़ा पसंद करते हैं कि अरे ये यहाँ पे जो है ये लोकल यहाँ पे मिलेगा, परंतु वहाँ पे देखते हैं कि कोई बुजुर्ग सा कोई बैठे होते हैं, हाँ। वो उसमें खिलाते हैं, बहुत प्यार से भी खिलाते हैं, पर थोड़ा सा वहाँ पे जो थोड़ा सा बेहतर बनाने की जरूरत है। और इसी कड़ी में जो ऐसी भी बात हो रही है कि हम ऐसे डेस्टिनेशन को डेवलप करें जो अब तक पर्यटन के नक्शे पर नहीं है, जो 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन जैसे कॉन्सेप्ट हैं जिन पर बात की गई है, ताकि वो जगह जो पर्यटन से अभी नहीं जुड़े हैं वहां तक भी उन यात्रियों को ले जाया जा सके। बिल्कुल। तो इसी में फिर मैं जो है अगर उन डेस्टिनेशन पे बात करें तो वो फिर इको टूरिज्म की बात आ जाती है। जी, इको टूरिज्म एक आजकल उसका चलन भी बढ़ा है। हाँ, तो वो क्योंकि अभी हम जो है अब जब क्योंकि सीधे पर्यटन की ओर सरकार का ध्यान तब गया जब उत्तराखंड बना, और उसके बाद ये बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है और बहुत सैलाब यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर नेचर ब्यूटी बहुत अधिक है और अपर हिमालय में ये सबसे मेन हमारा अपर हिमालय है, क्योंकि सुंदर वही है ज़्यादा मिडिल हिमालय। बिल्कुल। और किरण जी, जैसे कि बात हो रही है कि जून का महीना हो या मई का महीना हो तो कई बार इतने यात्री आ जाते हैं जितनी संख्या उस जगह की नहीं होती होगी, लेकिन अगर हम बात करें जो पलायन की, किस तरह का फ़र्क आप देखते हैं कि पहले किस तरह का पलायन था 20 वर्ष पहले अगर हम कहें, अब किस तरह का है, और इससे लैंड यूज चेंज में अगर हम बात करें वो किस तरह का बदलाव आया है, जिससे कि हमें ये तस्वीर और बेहतर स्पष्ट तरीके से समझने में मदद मिलेगी? देखिए मैडम, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करते हैं पलायन की, तो यहाँ पे पलायन ये नहीं है कि आज ही हो रहा है, पहले से भी पलायन होता रहा है, लेकिन जो पलायन की प्रकृति है उसमें चेंज आया है। पहले पलायन जो होता था वो विदेशों को कहें या देश के जो बड़े बड़े महानगर हैं, जैसे आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इन जगहों को ज़्यादा हुआ करता था। जब से उत्तराखंड राज्य बना उसके बाद से जो पलायन हो रहा है वो या तो इसी उत्तराखंड राज्य के जो समीपवर्ती मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे देहरादून कहें, ऋषिकेश कहें, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, या फिर चमोली के गांव से चमोली के जिला मुख्यालय के या जिला मुख्यालय हो गए या ब्लॉक मुख्यालय हो गए या यात्रा रोड पे जो छोटे छोटे कस्बे या नगर बने हुए हैं उनमें ज़्यादा, जहाँ पे लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तो लोग उन्हीं जगह पे ज़्यादा पलायन कर रहे हैं। तो प्रकृति में अंतर आया है कि किस तरह से वो हुआ। लेकिन अब बात करते हैं कि जिन क्षेत्रों में लोग इतने बाहर आ चुके हैं तो उन जगह पे क्या है कि जो एग्रीकल्चर लैंड था आज उसे कोई उसे कर नहीं रहा है, तो इस वजह से वो सारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो आपका कह सकते हैं कि कृषि बंजर में तब्दील हो चुके हैं। तो मेरा मानना यदि ये है कि जो ये वाली जो समस्या है ये जो मिडिल वाला पोर्शन है उसमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि इन क्षेत्रों में लोगों से जब मिले तो लोगों का कहना है कि हम कोई भी उत्पादन कर रहे हैं तो बंदर आ जाते हैं, सुअर आ जाते हैं, जंगली जानवर जो हैं वो सारा चौपट कर जाते हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों को रोकने के लिए मेरे मानने से ये है कि यदि वहाँ पे हम इनकी जगह ऐसी क्रॉप कि जैसे ये है आपका कीवी बहुत अच्छा फल है जिसको कि हम कैंसर हो गया, डेंगू हो गया, और बहुत मांग भी बढ़ी है और उसकी रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। एक दाना उसका 50 रुपए के हिसाब से मिलता है, मतलब लोग और चीजें किलो में लेते हैं तो वो एक दाने के हिसाब से बिकता है। और कीवी को जंगली जानवर फिर उसका क्या है, टेस्ट बहुत तीखा है,
तो वो तीखा टेस्ट, जब तक वो पका नहीं तब तक उसका टेस्ट तीखा है, तो इसलिए उसे जंगली जानवर नहीं खाते हैं। और इसकी जो हाइट है ये कह सकते हैं कि 1500 मीटर से लेकर के और 2000 मीटर तक का पोर्शन कहें या 2500 मीटर तक का पोर्शन है। इस पोर्शन में ये कीवी अच्छे से उत्पादन देती है। कई जगह हुआ है, पौड़ी में भी मैंने सुना है और टिहरी में है, जकोली और इधर जो मसूरी से आगे उत्तरकाशी के लिए जो रोड जाती है उस तरफ भी मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों ने इस पे काम किया है। इसके संदर्भ में नैनबाग इधर जो टिहरी का ही पोर्शन है वहाँ पे कोई परिचित है हमारे, उन्होंने भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उसका किया है। पर बात यह है कि करने की, यदि कोई करना चाहे तो एक तो ये फल इसको बहुत ज़्यादा उससे प्रोडक्शन लिया जा सकता है। दूसरा इसी में एक परसिमम जापानी फल रहता है, उसको भी न तो पक्षी खाते हैं और न जंगली जानवर खाते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट भी पहले शुरुआत में बहुत ज़्यादा तीखा होता है, तो इसे नहीं खाते हैं। उसका भी रेट बहुत अच्छा मार्केट में मिलता है। तो यदि इन चीज़ों को हम वो करें, इसके अलावा मैं कहती हूँ कि न करें खेती। चलो खेती में प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी जगह यदि हम हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दें, या आपका कह सकते हैं कि व्यावसायिक, अब जो अलग अलग हमारे जोग्राफिकल उससे देखें तो प्रकृति हमें दिशा निर्देश कर देती है। जिस एरिया में हम जाते हैं तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो प्लांट हैं वो भी चेंज होते जाते हैं। बिल्कुल। तो इस आधार को देखें तो जैसे मैंने देखा, हम नैनबाग की साइड गए तो जाते हुए रास्ते में जो दाड़िम होता है उसके बहुत अच्छे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये केवल हमें पहचानने की वो है कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब दाड़िम इतना अच्छा हो सकता है तो क्यों ना हम उस एरिया में एक तो अनार की खेती करें। इसी जगह पे हमारे इसमें कह सकते हैं कि नाशपाती की वैरायटी का एक मोलू जंगली फल होता है जी। उस जंगली फल का जहाँ प्रोडक्शन होगा वहाँ नाशपाती बहुत अच्छी होगी। तो मतलब हमको एरिया के लिहाज से, क्षेत्र के लिहाज से सही क्रॉप को चुनने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। तो ये जो जंगली जानवरों वाली मुश्किल है हम उससे बच सकते हैं। फिर दूसरा एक चीज़ और देखी मैंने कि जैसे मेडिसिन प्लांट है तो जो 1000 मीटर की ऊंचाई है वहाँ तक, जैसे आंवला होगा, हेड़ा हो गया, बहेड़ा हो गया, आज उसकी डिमांड बहुत है। और तो हम ऐसे यदि हम उसे कलेक्शन करके लोग उसे कर सकते हैं, उससे जूस हो गया, जैम, जेली, इस चीज़ों का वो कर सकते हैं। ठीक है। और मैं अब यहाँ पर ये भी बात करना चाहूँगी राजेश जी, रिवर्स माइग्रेशन के कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, क्योंकि कोविड के टाइम में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने वापस लोग अपने गाँव को लौटे, उनमें से बहुत सारे वापस चले भी गए, लेकिन ऐसा भी एक वर्ग था जो अपने गाँव में रुका और जो बड़े मतलब एक सोल्यूशन के तौर पर, एक सफल उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। तो इसमें क्या है कि अभी कोविड के दौरान हमने जो है काम किया इस पे कि ये जो माइग्रेशन था इसमें सभी फैक्टर्स पे हमने काम किया कि कोविड से किन चीज़ों पे हमारा असर पड़ा है, क्या चीज़ें प्रभावित हुई हैं। तो इसमें हमने गूगल फॉर्म के माध्यम से 1700 लोगों पे सर्वे किया है जी। तो 1700 लोगों के सर्वे में हमारा ये गढ़वाल हिमालय पे हमने सर्वे किया, इसमें जो हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं इस पर हमने सर्वे किया। तो इसमें हमने जो देखा कि एक तो 68% हमारा ऐसा निकला कि जो लोग कोविड, क्योंकि तो बहुत बड़ी महामारी ये पूरे विश्व में आई थी, तो 68% हमने ऐसा निकाला कि उसमें ये सर्वे में ये आया कि 68% लोग अपने घर में ही थे, जिनको कि सरकार की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी, जिन्होंने अपना जो है खुद अपनी सुरक्षा कर ली थी। परंतु जो 32% था ये जो लोग थे ये घर से बाहर निकले और इससे जो भी ये माहौल बना, जो भी डरावना माहौल बना, तो 32% में भी जो मैंने देखा कि इसमें जो रिवर माइग्रेशन जो हुआ, क्योंकि आउट माइग्रेशन हुआ, रिवर माइग्रेशन हुआ, ये अलग अलग जो है सभी, कुछ लोग घर आए, कुछ घर से गए, तो इसमें 50% जो है रिवर माइग्रेशन हुआ, जो वो लोग वापस लौटे अपने गाँव की अपने गाँव, जिन्होंने गाँव में जाना अपने को सुरक्षित समझा। तो 15% लोग जो है उसमें से जो 30% था, 30% में जो है 15% जो लोग थे वो रिवर माइग्रेशन कर गए। अब उस 15% में भी जो हमने निकाला, उस 15% में भी केवल 90% लोग, केवल नहीं कहूँगा मैं, वो बहुत बड़ा आंकड़ा है 90%, क्योंकि 90% लोगों ने वहाँ पर स्वरोजगार किया
और वो लोग वहाँ पर रहने लगे और अच्छा सा वहाँ पे अपना काम करने लगे। और वो हालांकि ये उस समय का सर्वे था, उन्होंने कुछ न कुछ जो अपना कुटीर उद्योग जो वहाँ पे कर सकते थे, जो स्वरोजगार के जरिए लोगों ने वापस अपने गांव में राह बनाई और वहाँ रुके और वहाँ पर काम भी हासिल, मतलब उन्होंने अपने माइंड को, अपने माइंड सेटअप में ये, अपने माइंड में ये चीज़ बैठा दी कि यहाँ पर हम अपना रोजगार कर सकते हैं। और यही शायद एक सूत्र है कि किस तरह रोजगार, चाहे वो पर्यटन के जरिए या कृषि के जरिए, युवाओं तक पहुंचे, जिससे कि ये पलायन पर रोकथाम लग सकेगी। आज आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ अपनी ये जानकारियां साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।